गुड इवनिंग एवरीवन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ाया था, उसमें अगर किसी को होगा कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है इतनी देर में। अभी 1-2 मिनट और देख लेते हैं तब तक ज्वाइन होने में। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करना है, ठीक है ना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने प्रोफाइल को आपने चेक कर लेना है कि आपके प्रोफाइल में वो सारी चीजें हैं या नहीं है, जीएसटी नंबर आपका सही है या नहीं है, एड्रेस वगैरह सही है या नहीं है। जब आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब आप जनरेट कर लेंगे तो आपने जो ये वाले कॉलम्स हैं उनको भी एक बार चेक कर लेना है। जैसे अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूं तो डैशबोर्ड में आपके ये सारी चीजें आएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास हम। जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब आप बना लेंगे तो उसके बाद आपने अपने प्रोफाइल को चेक कर लेना है। और उसके बाद फिर जो यहाँ पे जो ये वाली टैब्स हैं सर्विसेज वाली, देखिए इसके अंदर काफी सारे कॉलम हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सारी जो चीजें हैं वो कैसे काम करती हैं, इसके अंदर क्या क्या है। और उसके बाद फिर एफएआर 1 रिटर्न पे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है ना। देखिए जो फर्स्ट है वो रजिस्ट्रेशन वाला है। रजिस्ट्रेशन के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन तो आपने करना नहीं है, वो तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। जियो बॉर्डिंग भी आपका उसी वक्त हो गया था जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, जहाँ पे वो गूगल का मैप अटैच करना होता है, ठीक है ना। अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। कोर फील्ड, नॉन कोर फील्ड, अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, कोई नाम या कोई टेलीफोन नंबर या कोई एड ऑन करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ से हो जाएंगी। फिर है विड्रॉ फ्रॉम कंपोजिशन लेवी। जीएसटी में अगर किसी ने नंबर लिया और वो कंपोजिशन में लिया है तो वो कंपोजिशन से हटना चाहता है तो वो यहाँ से उसको विड्रॉ कर सकता है, ठीक है ना। देखिए जीएसटी दो तरीके के लिए जाते हैं, एक होता है जो नॉर्मल जीएसटी होता है और एक होता है कंपोजिशन स्कीम वाला। कंपोजिशन स्कीम में जो होता है उसमें आपको सिर्फ मिनिमम रेट का जो सेल टैक्स होता है वही देना होता है, सिर्फ 1% या 2% ही बस आपको देना होगा। लेकिन आपको कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी को इनपुट क्रेडिट पास ऑन कर सकते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम वो वाली होती है। अगर किसी ने उसमें से हट के नॉर्मल वाले में आना है तो वो यहाँ से विड्रॉ वाली एप्लीकेशन लगा सकता है। अगर आपने कैंसिलेशन करनी है रजिस्ट्रेशन का तो आप यहाँ से एप्लीकेशन पर कैंसिलेशन कर सकते हैं। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस जो आपका चल रहा होता है तो वो अगर आपको ट्रैक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर कंपोजिशन में जाना है तो यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन के अंदर, ठीक है ना। कोई क्लैरिफिकेशन अगर आपके पास आई है, कोई भी अगर जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आया है, कोई भी क्वेश्चन आया है तो वो क्लैरिफिकेशन सारी जो है वो यहाँ पे आपने देनी है। कि फर्स्ट सारा रजिस्ट्रेशन वाला ये इसलिए होता है। सेकंड है लेजर। लेजर के अंदर क्या आते हैं, लेजर के अंदर देखिए कैश लेजर, क्रेडिट लेजर। बेसिकली ये क्या होता है कि जो भी आप परचेज करते हैं वो परचेज के बिल आपके ऑटोमेटिकली आपके जीएसटी नंबर में, जीएसटी की साइट में शो होने लग जाएंगे। तो उसमें अगर जितना भी आपको परचेज के अगेंस्ट क्रेडिट मिला है तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपने कैश में, अगर आपने कोई बैंक के थ्रू पेमेंट करी है जीएसटी जमा करने की तो वो कैश लेजर में दिखते हैं। और अगर आपने कोई परचेज के अगेंस्ट कोई क्रेडिट आया है तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, अगर कोई इसके अलावा भी कोई लायबिलिटी निकल रही है, आपने कोई फाइलिंग करी है तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, अगर कोई डिमांड निकली है तो वो यहाँ से आपने करनी है। ये सारी चीजें मैं भी आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बस मोटा मोटा मैं आपको सिर्फ अभी इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो कॉलम्स हैं ये एक बार अपने समझ लेना है कि ये आपको चीजें कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है ना। नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट होती है, अगर कोई कंपोजिशन में है, अगर उसकी कोई नेगेटिव, अगर उसका कोई चल रहा है, कोई लेजर में कोई नेगेटिव आ रहा है तो वो यहाँ से देख सकता है। अगर रेगुलर वाला है तो वो यहाँ से देखता है, यहाँ से देख सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रीक्लेम स्टेटमेंट, अगर कोई भी आपने इनपुट वगैरह जो है अगर गलती से ज्यादा क्लेम कर लिया है या फिर आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ये आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट। आरसीएम जो होता है वो रिवर्स चार्ज होता है। रिवर्स चार्ज थोड़ा सा टफ टॉपिक है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा जब हम जीएसटीआर करने लगेंगे, ठीक है। फिर है रिटर्न्स वाला कॉलम। रिटर्न से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सारी आपको यहाँ दिख जाएंगी कि आपने फाइल कहाँ करी है, रिटर्न का डैशबोर्ड क्या है, आईटीसी फॉर्म्स कौन से हैं, एनुअल रिटर्न कौन सी हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपको इसके अंदर दिख जाएंगी। फिर है पेमेंट्स वाला। अगर आपने पेमेंट करना चाहते हैं कोई भी जीएसटी के अंदर तो चलान कैसे बनाना है, सेव चलान, ये सारी जो चीजें हैं पेमेंट्स के अंदर आपको दिख जाएंगी। अगर आपने कोई भी जीएसटी की पेमेंट किस्तों में देनी है, इंस्टॉलमेंट में देनी है तो वो यहाँ से आप पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम जो है वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली होता नहीं है, जितने भी होते हैं वो सारे एक साथ ही देते हैं पेमेंट, ठीक है। और फिर है ग्रीवेंसेस, ये भी आगे बताऊंगा मैं, ये भी ऐसे नहीं समझ में आएगा।
फिर यूजर सर्विसेज में बेसिकली आपको जैसे कोई अगर आपको कोई भी चीज सर्च करनी है, जैसे सर्च HSN कोड करना है, नोटिस अगर आपका कोई आया हुआ है, अपनी सबमिशन जो कर रखी है, हॉलीडे लिस्ट हो गया, आपकी माई एप्लीकेशन तो देखिए उसमें आ ही गया था नॉन कोर फील्ड वगैरह में। डीआरसी होता है, डीआरसी जब होता है कि जब आपका पूरा ईयर खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी आपको टैक्स की लायबिलिटी भरनी है, तो डीआरसी में भर सकते हैं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है, अगर कोई एक्सपोर्ट वाला अगर कोई काम कर रहा है तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यहाँ से बना सकते हैं। सबमिटेड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये भी इसके अंदर आ जाएगा। और एडिशनल नोटिस कम्युनिकेशन कोई खास नहीं है, बस ये बाकी की चीजें जो है वो आगे आगे साथ साथ चलती जाएंगी। रिफंड है, अगर आप कोई रिफंड लेना चाहते हैं, देखिए रिफंड का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। रिफंड की एप्लीकेशन अगर आप लगाना चाहते हैं, कोई आपका जिस सिनेमा अगर आप बंद कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका रिफंड का पैसा जो है वो मुझे वापस मिल जाए मेरे अकाउंट के अंदर, तो वो रिफंड से रिलेटेड जो होता है वो यहाँ पे आता है। ई-वे बिल सिस्टम हो गया। ई-वे बिल सिस्टम बेसिकली जो आप सेल करते हैं 50,000 से ऊपर की, तो वो ई-वे बिल सिस्टम जो है वो यहाँ से एक्टिवेट होता है या यहाँ से लॉगिन होता है। और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस जो भी आपने वो जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन पहले अगर आपने लगा रखी थी या कोई चेंजेस कर रखे थे, वो सेम यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने एक बार चेक कर लेनी है। जीएसटी लॉ में कुछ वो नहीं है, खास नहीं है, ये सिर्फ ये नाम बता रहे हैं कौन सा स्टेट में जीएसटी एप्लीकेबल है, कौन से में नहीं है। उसके बाद डाउनलोड वाला सेक्शन है। डाउनलोड में ऑफलाइन टूल्स आ जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं तो ये ऑफलाइन टूल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे अगर आपको मिल जाएंगे सारे, इसमें जो भी रिटर्न भरनी है। नॉर्मली जो लोग जो यूजर्स होते हैं उनके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो वो वहीं से ही टैक्स के रिटर्न है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एक बार ये ऑफलाइन टूल का बता देंगे आप प्लीज कैसे? हाँ, ये अभी आगे आएगा, जैसे DCR 1 में भी चलेंगे ना तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। मैं भी जैसे मोटा मोटा कह रहा हूँ कि आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपने ये चीजें चेक कर लेंगे। ठीक। तो इसमें एक और चीज थी, जैसे अभी आपने बताया रिफंड वाला जो प्रोसेस है, तो आई थिंक रिफंड तो जीएसटी में आई थिंक अभी ब्लॉक कर रखा है कि भाई रिफंड तो आपको ऐसा आप फॉर्म बंद कर रहे हैं तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर आप नहीं, अगर आप एक्सपोर्ट के केसेस में है, एक्सपोर्ट के केसेस में दो ऑप्शन आती हैं, या तो आप जीएसटी भर दीजिए या फिर आप जीएसटी ना भरिए, ठीक है ना। तो जो लोग एक्सपोर्ट के केसेस में जीएसटी भरते हैं, देखिए एक्सपोर्ट में अगर आप बाहर की किसी कंट्री का अगेंस्ट अगर आप कोई भी टैक्स भरते हैं तो उसको क्रेडिट तो मिलेगा नहीं इसके ऊपर। बाहर की कंट्री में तो जीएसटी नहीं है ना, तो उसको क्रेडिट तो मिलेगा नहीं इसके ऊपर। तो नॉर्मली आपको वो टैक्स भरना पड़ेगा सरकार को, लेकिन बाद में आप उसको क्लेम कर सकते हैं एज ए रिफंड, ठीक है ना। वो बाद में आप उसको क्लेम कर सकते हैं एज ए रिफंड। वो जस्ट एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है गवर्नमेंट का कि आप जो सेल कर रहे हैं कि आपने टैक्स भरा है नहीं भरा, लेकिन वो उसमें टैक्स जो होता है जीरो होता है एक्सपोर्ट वाले केस में। अच्छा, ओके। तो एक बार आप टैक्स भर दीजिए, बाद में उसको क्लेम कर लीजिए, ऐसा पता? हाँ जी, हाँ, वो वैसे होता है उसके अंदर। और जो कैंसिलेशन वाला जो होता है, कैंसिलेशन में तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आपको सारी रिटर्न्स वगैरह जो है फाइल करनी होंगी, एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी, और एटलीस्ट 6 महीने का जो प्रोसेस होता है वो उसमें लगता है सारी वेरिफिकेशन करके क्लोज करने का, तब आपको वो पैसा जो है वो रिफंड। ठीक है। फिर है ये सर्च टैक्स पेयर टैब। यहाँ पे अगर आपने किसी का जीएसटी नंबर सर्च करना है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। देखिए जीएसटी नंबर से सर्च कर सकते हैं, पैन से भी सर्च कर सकते हैं, और अगर टेम्परेरी आईडी है तो टेम्परेरी आईडी मैंने आपको बताया था, जब न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो टेम्परेरी आईडी जो आ रही होती है वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। कंपोजिशन टैक्स पेयर सेम है, जीएसटी नंबर उसका जो होगा। और फिर है हेल्प एंड टैक्स पेयर। ये इनकी जो कुछ से कह सकते हैं कि कुछ साइट्स हैं इनकी, जहाँ पे आपको जैसे अगर कुछ पढ़ना है या कुछ अगर कोई वीडियो देखना है जैसे, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ये मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, ठीक है। फिर है ई इनवॉइस। ई इनवॉइस जो होता है वो बेसिकली जो भी लार्ज फर्म्स जो है, लार्ज फर्म्स में क्या होता है कि उन्हें ई इनवॉइस की ऑप्शन लेनी जरूरी हो गई है आज की डेट में। तो ई इनवॉइस उनको जनरेट करना होगा। ई इनवॉइस अगर उनके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो यहाँ से भी ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं इस टाइप से। लेकिन लार्ज फर्म्स होती हैं, जो लार्ज फर्म बेसिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती ही करती है, लेकिन कोई न्यूज एंड अपडेट है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कोई न्यूज एंड अपडेट में बेसिकली क्या आता है कि कोई अगर रिटर्न की तारीख जो है लेट हो गई है, कोई कम हो गई, जल्दी है, या फिर उसमें कैंसिल हो रही है रिटर्न,
तो वो सारी चीजें वो अपडेट जो होती हैं बेसिकली यहाँ पे आपको दिखते हैं। ये है बेसिकली आपका जो लॉगिन वाला पेज होता है जब आप लॉगिन कर लेंगे। अब हम आते हैं जीएसटीआर 1 के अंदर। देखिए हम लोग जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं बेसिकली किससे करते हैं, हम लोग करते हैं कि ताकि हम अपना टैक्स जो है वो प्रॉपर भर सकें उसके अंदर। तो आपको क्या करना होगा, आपने पहले डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि यहाँ पे आपके जो लेजर्स हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। जो भी आपके पास क्रेडिट आया हुआ है, अगर वो क्रेडिट यहाँ पे क्लेम नहीं हुआ है तो वो हम जीएसटीआर 1 में क्लेम कर सकते हैं, जीएसटीआर 1 से रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं आगे बता देता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है फाइल रिटर्न। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब हम जीएसटीआर 1 कैसे भरते हैं वो सीखेंगे। देखिए जीएसटीआर 1 भरने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इनवॉइसेस जनरेट करने होंगे अपने सिस्टम के अंदर। अगर आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो आप वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए नॉर्मली जो भी आपको जीएसटीआर 1 में भरने के लिए डिटेल चाहिए होगी वो डिटेल जो होगी उसके अंदर डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम, उसका जीएसटी नंबर, जीएसटी सेक्शन। जीएसटी सेक्शन बेसिकली होता है B2B, ठीक है ना, बायर टू बायर जिसे कहते हैं हम लोग। और अगर आपने कोई बायर को नहीं बेचा है, कंज्यूमर को बेचा है तो उसमें B2C हो जाता है, ठीक है ना। आइटम का नाम आपके पास होना जरूरी है, HSN नंबर होना जरूरी है, टैक्स रेट जो उस आइटम के ऊपर लगेगा वो होना जरूरी है, क्वांटिटी कितनी बेची है, रेट उसका और टोटल अमाउंट। उसके बाद जो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 5% है या 12% है जो भी है, तो टैक्स का ब्रेकअप होना और फिर ग्रैंड टोटल उसका। देखिए जो भी आप जीएसटी नंबर जिनके पास है उनको हर महीने ये डिटेल तैयार करनी जरूरी है। वो चाहे मैनुअल कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेल में कर सकते हैं, चाहे वो किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। लेकिन जीएसटीआर 1 भरने से पहले आपको ये सारी चीजें जो है वो उस इनवॉइस के अंदर जो आप जनरेट करेंगे, जो भी आप किसी को माल बेचेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो मेंशन होनी जरूरी है, ठीक है ना। ये अगर इनमें से कोई भी चीज अगर मेंशन नहीं होगी तो आपकी जीएसटीआर 1 जो है वो गलत हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं जीएसटीआर 1 में। अब देखिए जीएसटीआर 1 में जाने के लिए सबसे पहले आप मैं फिर से बता देता हूँ, डैशबोर्ड में अगर आप क्लिक करेंगे आप यहाँ से भी जा सकते हैं, सर्विसेज में से भी, ये रिटर्न वाला टूल था। अदरवाइज आप डैशबोर्ड पे क्लिक करिए, फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। फाइल रिटर्न में जाके अब जैसे कि हमारा जो ये मंथ है ये बेसिकली मई चल रहा है हमारा मंथ, तो हमें जो रिटर्न भरनी है जीएसटीआर 1 की वो अप्रैल की भरनी है, ठीक है ना। जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट जो है वो है बेसिकली 11, ठीक है ना। और कुछ केसेस में जो होती है वो 13th होती है, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ और 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने अप्रैल की रिटर्न भरनी है तो रिटर्न भरने के लिए आपके पास 11 मई तक का टाइम है, 11 मई को आपने वो फाइल कर देनी है, ठीक है ना। और कुछ केसेस में 13 मई तक होती है, ठीक है ना। तो पुरानी रिटर्न अगर जो भर रहा है तो वो आपने चेक कर लेनी है कि अगर उसको पुरानी रिटर्न भरी है तो कहीं ऐसा तो नहीं उसने छोड़ दी है या भरी नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर जो हमारा अभी चल रहा है, जैसे वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, वो होता है 25-26, ठीक है ना। अगर आपने कोई 24-25 की भरनी है तो आप 24-25 वाला दे लीजिएगा। देखिए बैंक डिटेल रिटर्न भरी तो जाती है लेकिन वो क्रेडिट जो है वो पार्टीज को मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका चीज का ध्यान रखिएगा, रिटर्न जो है आपकी वो टाइमली भरती रहे। 25-26 हम सिलेक्ट करेंगे। क्वार्टर जो है वो फर्स्ट क्वार्टर आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल मई जून ये वाला फर्स्ट क्वार्टर अकाउंटिंग टर्म्स के अकॉर्डिंग जो होता है वो होता है। फिर सेकंड क्वार्टर जो होगा वो जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर थर्ड जो होगा वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो ऐसे कैरी ऑन आगे चला जाता है, मार्च तक चलता है, ठीक है ना। अब पीरियड है अप्रैल और मई, आपने कौन सी रिटर्न भरनी है। देखिए मई अभी स्टार्ट हुआ है तो मई की रिटर्न आप भर तो सकते नहीं, क्योंकि मई की रिटर्न भरने की जो डेट है या पोर्टल जो होता है वो आपका जो है ओपन तो हो जाएगा लेकिन आप रिटर्न भर नहीं पाएंगे। ये पोर्टल तो आपका ओपन हो जाएगा लेकिन आप इस रिटर्न को भर नहीं पाएंगे आखिरी में। तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आप कौन से मंथ की रिटर्न भर रहे हैं, ठीक है ना। मैं फिर से दिखा देता हूँ, रिटर्न में जाके
हमें अप्रैल की भरनी है तो हम अप्रैल पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 चीजें हमें दिखाई दे रही है। एक होता है GSTR1। GSTR1 जो होता है वो बेसिकली सेल के लिए होता है कि जितने भी आपने उस मंथ में, अप्रैल के मंथ में सेल करी है, चाहे वो आपने रजिस्टर्ड यूजर्स को करी है, चाहे अनरजिस्टर्ड यूजर्स को करी है, चाहे एक्सपोर्ट की करी है, तो वो GSTR1 में आती है। GSTR2B में जो है परचेज के जितने बिल्स आपने दिए हैं अप्रैल में, सारे 2A के अंदर वो आ जाएंगे। लेकिन 2B में आपके वही परचेज के बिल आएंगे जिन्होंने अपनी रिटर्न भी फाइल करी है। इसमें डिफरेंस है दोनों में। जैसे कि कोई अगर हमने परचेज कर लिया है अप्रैल के महीने में, तो वो आपको बिल तो दे देगा, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। लेकिन उसने अपनी रिटर्न अगर फाइल नहीं करी टाइमली वाली किसी बंदे ने, तो वो आपको 2B के अंदर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, फिर है 3B, जहां पे इन दोनों को प्लस माइनस करके जो हम टैक्स भरते हैं। सिंप्लीफाइड में मैं भी बता रहा हूँ, अभी डिटेल में आगे चलते हैं। सबसे पहले आप GSTR1 में क्लिक करेंगे। GSTR1 दो तरीके से भर सकते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। देखिए, प्रिपेयर ऑनलाइन का मतलब है कि जो भी बिल्स हैं आपके वो डायरेक्ट यहाँ पे आप एंटर करने लगेंगे। प्रिपेयर ऑफलाइन जो है वो जो टूल्स होते हैं, जो हम लोग डाउनलोड करके टूल्स लेते हैं, जो यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन था मैंने जो बताया था, वो टूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने जो रिटर्न भरनी है तो वो उसमें वहां पे यूज होता है। पहले हम प्रिपेयर ऑनलाइन वाला सीख लेते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो विंडो होगी वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। आपका GSTN नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा। स्टेटस देखिए यहाँ पे आ रहा है नॉट फाइल्ड, यानी कि आपने अप्रैल की रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करी है। और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 11/5/2025, यानी कि 11 मई 2025। तो यहाँ पे आपने इस रिटर्न के अंदर ही सारा डाटा भरना है। ये है अमेंडमेंट वाला, ये भी आगे बताता था। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम जो होता है 4A 4B इनवॉइसेस, B2B, SEG और DE, ये बेसिकली जो है आपने जो भी सेल रजिस्टर्ड यूजर्स को करी है, आपने यहाँ पे वो डाटा एंटर करना है। ठीक है ना। आपने कोई भी किसी भी पार्टी को आपने कोई माल बेचा है, चाहे वो विद इन द स्टेट है, चाहे वो आउटसाइड द स्टेट है, तो वो डाटा आपने यहाँ पे एंटर करना है। ऑनलाइन जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अभी 0 आ रहा है लिखा हुआ, तो यानी कि इसमें एक भी इनवॉइस नहीं है। तो ऑनलाइन आपने जब क्लिक करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आएगा ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो कुछ इस तरह खुल जाएगी। देखिए, ये कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी हाइड है। अगर रिवर्स चार्ज और टीम, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिंप्लीफाइड में बता रहा हूँ कि आपने एक रजिस्टर्ड यूजर को सेल करा है। तो रजिस्टर्ड यूजर को जब आपने सेल करा था, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे मैं 1/4/2025 कर देता हूँ। ठीक है ना। 1 अप्रैल को आपने इस पार्टी को सेल करा है। कितने रुपए की सेल करी है? वो है 1000 रुपए। तो आपने सबसे पहले जो ये कॉलम है, ये कहता है जीएसटी नंबर, उस पार्टी का जीएसटी नंबर। तो जैसे ही आप ये वाला जीएसटी नंबर जो हम जहां पे भी आपने वो इनवॉइसेस काटे हैं, जहां पे भी आपका रिकॉर्ड है, वहां से लेके यहाँ पे पुट करेंगे तो ये उसको वेरीफाई करेगा। अगर वो जीएसटी नंबर सही है तो नेम उसका जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर वो जीएसटी नंबर गलत होगा तो उसका नाम रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो बोलेगा कि जीएसटी नंबर गलत है। तो जो भी आप इनवॉइस काटेंगे उसके अंदर आपको जीएसटी का जो नंबर है वो सही लिखना जरूरी है। ठीक है ना, वो आपने डबल चेक कर लेना है। अगर आपको जीएसटी नंबर चेक करना है कि वो सही है या नहीं है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक ऑप्शन बताई थी अभी, सर्च टैक्स पेयर। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, सर्च बाय जीएसटी नंबर करेंगे, यहाँ पे उस पार्टी का जीएसटी नंबर अगर आप लिखेंगे तो वो फिर कैप्चा डालने के लिए बोलेगा। आप और उसको सर्च करेंगे तो ये पार्टी का जीएसटी नंबर की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसने कौन सी क्या काम करता है, कौन सा उसका बिजनेस है, उसका जो एसएसएन कोड है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। इट मींस कि ये वैलिड है। लेकिन अगर आप जीएसटी नंबर गलत लिख रहे हैं तो वो सर्च पेज जो है आपका वो इनवैलिड दिखा देगा। वो आपको यहाँ पे बोल देगा कि जीएसटी नंबर गलत है। तो यानी कि आपने जो इनवॉइस बनाया है उसमें जीएसटी नंबर होना जैसा सही होना जरूरी है। ठीक है, हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर जब लिख दिया तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इनवॉइस नंबर, अगर आपने ये नाम को
सेव करके रखना है जीएसटी की साइट में, अपनी जीएसटी के पोर्टल वाली साइट में, तो आप यहाँ पे ऐड टू मास्टर भी कर सकते हैं। अगर आप ऐड टू मास्टर करेंगे तो पूछेगा कि ट्रेड नेम और ये सारा कुछ सही है, और रिसिप्टेंट नेम भी अगर आप वही है तो उसको डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो अगर सप्लायर है तो सप्लायर पे कर दीजिएगा, रिसिप्टेंट है तो रिसिप्टेंट पे कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम उसके बाद इनवॉइस नंबर डालेंगे। फर्स्ट इनवॉइस नंबर जो है हमारा वो है 1, तो मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे 1/2025 लिख रहा हूँ, 1 अप्रैल कर देता हूँ। देखिए इनवॉइस नंबर जो है वो इनवॉइस नंबर आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे उसमें इनवॉइस नंबर कोई भी जो सीरीज आप बनाएंगे उसमें इनवॉइस नंबर की कोई सीरीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। सपोज आपने पहला इनवॉइस तो काट दिया 1 नंबर का, और उसके बाद दूसरा इनवॉइस काट दिया 3 नंबर का, और 2 आप मिसिंग कर देते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 अगर कैंसिल हुआ है तो उसको कैंसिल में लिख दीजिए, लेकिन वो आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर करके अप्रैल में लिख देता हूँ। उसके बाद इनवॉइस की डेट आ जाएगी, इनवॉइस की डेट 1 अप्रैल 2025 ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा। फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू, देखिए टोटल इनवॉइस वैल्यू जो होती है वो टैक्स, टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्स, उसको मिला के होती है। सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपने एक आइटम बेची 1000 रुपए की, तो आपकी टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी? 1000 रुपए। ठीक है ना, आपने ये 5% पे बेची, तो इसके ऊपर 5% टैक्स जो लगेगा वो लगेगा 50 रुपए, तो वो डिवाइड हुआ है 25 और 25 रुपए में। ठीक है ना, ये 25 और 25 में इसलिए डिवाइड हुआ है कि आपने सेम स्टेट में सेल करी है, इसको बोलते हैं सीजीएसटी और एचजीएसटी, तो आपको टैक्स ऐसे डिवाइड कर लेना है। लेकिन अगर अदर स्टेट में करी होगी तो वो आईजीएसटी में सीधे चला जाएगा। तो आप जब 1000 रुपए में 25 और 25 प्लस करेंगे तो उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1050 रुपए। तो आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो आपकी 1050 ही आनी चाहिए। ठीक है ना, टोटल इनवॉइस वैल्यू का मतलब है कि इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। फिर आपने स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, आपने सेम स्टेट में सिलेक्ट करा है, आपने सेम स्टेट में सेल करी है, तो ये हरियाणा का नंबर है तो हमने हरियाणा यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। लेकिन अगर कोई अदर स्टेट है तो आप वहां पे उसके अकॉर्डिंग वो स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा? अगर आप हरियाणा सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सीजीएसटी और एचजीएसटी वाले कॉलम्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई और स्टेट सिलेक्ट करेंगे हरियाणा के अलावा तो वहां पे आईजीएसटी वाला आ जाएगा। तो आपने ये स्टेट जो है वो ध्यान से सिलेक्ट करनी है। मैंने हरियाणा में ही करी है तो मैं हरियाणा में सिलेक्ट करूंगा। अब हमारी जो सेल है वो 5% वाली सेल है। यहाँ पे हमारे टैक्स रेट्स आ रहे हैं, जिस टैक्स रेट्स पे आप सेल करते हैं। हमने जो सेल करी है वो 5% में करी है। वो कह रहा है कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, तो टैक्सेबल वैल्यू जब आप 1000 रुपए यहाँ पे लिखेंगे तो आपका सीजीएसटी और एचजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। सीजीएसटी और एचजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, तो अगर आप इनको प्लस करेंगे तो आपका 1050 होगा। ठीक है, और उसको जब ये सही है तो आप उसको सेव कर देंगे। जब आप उसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी जो जीएसटी का फर्स्ट बिल है वो सेव हो चुका है। अगर आपको चेक करना है तो आप बैक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका रिकॉर्ड की जो डिटेल है उसके अंदर पहला इनवॉइस एंटर हो चुका है। ठीक है ना, प्रोसेस रिकॉर्ड में 1 यहाँ पे पॉजिटिव, इसका मतलब है प्रोसेस रिकॉर्ड में 1 जो यहाँ दिखा रहा है वो पॉजिटिव, यानी कि आपने जो डिटेल्स एंटर करी है वो सही एंटर करी है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई एरर आ रहा होगा तो वो एरर में शो होने लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा फर्स्ट इनवॉइस जो आपने सेम स्टेट में जो आपने सेल करी है। अब हम एक और इसके अंदर ऐड करेंगे। इस बारी हमने जो सेल करी है वो सेम स्टेट की नहीं, अदर स्टेट की, अदर स्टेट में सेल करी है। तो अदर स्टेट में जो होगा उसका जो जीएसटी नंबर होगा वो 06 से नहीं स्टार्ट होगा, वो 02 से स्टार्ट होगा, या मतलब जो 06 से नहीं होगा, बाकी और किसी से भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं ये जीएसटी नंबर कॉपी कर लूंगा। ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ऐड टू मास्टर करना है ऐड टू मास्टर कर देंगे। इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर 5 ले रहा हूँ, अप्रैल। इसकी डेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 तारीख। ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन हट जाए। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो 1050 ही रहेगी, क्योंकि हमने ये 5% पे काटा है, देखिए। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश देखिए ऑटोमेटिकली इसके अंदर सिलेक्ट हो गया।
ये हिमाचल प्रदेश ऑटोमेटिकली सिलेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि जैसे ही आप जीएसटी नंबर लिखते हैं तो वो स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप स्टेट यहाँ पे चेंज करेंगे ना तो ये आपका एरर में चला जाएगा। ये यहाँ पे एक्सेप्ट तो हो जाएगा लेकिन ये एरर में चला जाएगा क्योंकि जीएसटी नंबर आप कुछ और लिख रहे हैं, स्टेट कुछ और सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका जब सेव तो हो जाएगा लेकिन वो एरर के अंदर चला जाएगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो स्टेट आ रही है वो स्टेट सही भी है या नहीं है। ठीक है, फिर आपने 5% की सेल करी है तो इस बार 5% में जब आप 1000 रुपए लिखेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगी 50 रुपए की। ठीक है ना, तो यहाँ पे सीजीएसटी जीएसटी नहीं आ रहा है, आईजीएसटी आ रहा है, क्योंकि अदर स्टेट में जब हम सेल करते हैं वहां पे हमेशा हर इनवॉइस के अंदर आईजीएसटी लगाना होता है। सेम स्टेट के अंदर अगर हम सेल करेंगे तो सीजीएसटी और जीएसटी लगाना होता है। जब भी अगर टोटल अमाउंट दोनों जो है वो आपकी अगर सेम हो गई है तब आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, और उसके बाद बैक करके आप चेक करेंगे कि आपका दूसरा इनवॉइस जो है वो सेव हो चुका है, वो प्रोसेस हो चुका है। अगर आपने कुछ डिटेल चेक करनी है तो आप इस पे क्लिक करके वो डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि क्या वो इनवॉइस नंबर, क्या टैक्सेबल वैल्यू वगैरह वो सारी सही है या नहीं है, तो आप उसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज बैक कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला इनवॉइस जो था वो सेम स्टेट का था, दूसरा हो गया अदर स्टेट का। अब इसके अंदर मैं आपको अगला जो पार्ट है वो मैं बताता हूँ कि नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि ये जरूरी नहीं कि आप जो सेल का इनवॉइस काट रहे हैं वो सेल के इनवॉइस में आप सिर्फ एक ही आइटम का बिल काट रहे हैं। ठीक है ना, कभी कभी उसके अंदर 10 आइटम्स होती हैं या ज्यादा आइटम्स होती हैं, 15 आइटम्स होती हैं या अलग अलग रेट्स के आइटम्स होती हैं। ठीक है ना, अगर सपोज आपने कोई सेल का इनवॉइस काटा सेम स्टेट में, विद इन द स्टेट में, और लेकिन उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो 3 आइटम अगर आपने दे रखी है तो कोई 5% की है, कोई 12% की है, कोई 18% की है। जैसे कि मैं ये देख लेता हूँ, सपोज कोई 12% की है, कोई 18% की है, कोई 28% की है। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली ये तीनों उसके अंदर एंटर हो जाएंगे, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से एंटर होंगे इस बार। ठीक है ना, तो आप को ये ध्यान रखना है कि जब आप रिकॉर्ड कोई भी लिख रहे हैं उसमें तो उसमें वो सारी चीजों का टोटल जो है मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। सपोज अब मैं फिर से ये सेम स्टेट वाला केस ले लेता हूँ। सेम स्टेट में प्रिंट आ गया हमारा। इनवॉइस नंबर में इस बार जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 3 अप्रैल। इनवॉइस नंबर वैसे तो आपने अपने अकॉर्डिंग ही लेना, ये जैसे ऐसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आता है टोटल इनवॉइस वैल्यू। देखिए अब मैंने जो सेल करी, मैंने जो इनवॉइस के अंदर काटा था वो था 12% का, 18% का, 28% का। ठीक है ना, उसमें 3 आइटमें मैंने काटी, तीनों आइटमों का टैक्सेबल वैल्यू 1000 रुपए ही है, लेकिन तीनों आइटम्स के ऊपर टैक्स जो है वो हमेशा अलग अलग कैलकुलेट होगा। अगर आप 1000 रुपए पे 12% निकालेंगे तो 120 रुपए होता है। 120 का मतलब 60 और 60 ऐसे डिवाइड हो जाएगा सीजीएसटी रजिस्ट्री में। अगर 18 का काटते हैं तो 180 रुपए होता है, तो 90 और 90 ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। और 28 का घंटा है तो 280 रुपए, यानी कि 140 यहाँ पे और 140 यहाँ पे। लेकिन टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो टैक्स प्लस करके आएगी। ठीक है ना, अब आपने टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो इन तीनों आइटम्स को प्लस करके जो आपका टोटल आ रहा है वो लेना है। तो इन तीनों आइटम्स का अगर मैं प्लस करूं टोटल इनवॉइस तो हमारा वो आता है 3580। ठीक है ना, तो आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो आएगी 3580। ठीक है, हरियाणा ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि ये सेम स्टेट में हम सेल कर रहे थे। अब टैक्स रेट जो है वो आपने टैक्स के अकॉर्डिंग बाइफिकेट करना है। देखिए पहले आपने 12% की सेल करी थी तो यहाँ पे 1000 रुपए आ गए। अगला 18% की करी थी वो यहाँ पे 18% में आ गया। तीसरा 23% 28% में करी थी तो वहां ये यहाँ पे 28% में आ गया। देखिए जब आप टोटल इनवॉइस को चेक कर रहे होंगे तो टोटल इनवॉइस की वैल्यू का ब्रेकअप ये ही होना चाहिए। अगर ये ब्रेकअप नहीं आ रहा है तो वो आपका इनवॉइस गलत हो जाएगा। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका टोटल इनवॉइस का वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, फिर आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है ना, ये सक्सेसफुली दिखा रहा है। इसको चेक करना है अगर आपने तो बैक करेंगे। अब देखिए अब इसमें इफेक्ट क्या आएगा कि आपने इस पार्टी को 2 इनवॉइस काटे पूरे महीने के अंदर। ठीक है ना, पूरे महीने में आपने 2 इनवॉइस काटे हैं। ठीक है ना, तो ये इसलिए कंबाइंड होकर रिकॉर्ड दिख रहा है। तो अगर आपने डिटेल देखनी है इस पे आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 इनवॉइस आपको दिखने लग जाएंगे।
ठीक है ना। एक इनवॉइस जो था वो आपका 1000 का था और दूसरा इनवॉइस जो था आपका 3580 रुपए का था। 1050 और 3580 का। अगर ज्यादा डिटेल में देखना है इसके अंदर क्या क्या था तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे डिटेल में खुल जाएगा। ठीक है, बोल दे रहे हालत खराब हो जाएगी। ये देखिए ये ऐसे डिटेल में खुल जाएगा। और आपने ये चेक करना है कि हाँ ये सारा टोटल सही है नहीं है, तो आप इसको प्लस कर लीजिएगा। टैक्सेबल वैल्यू, टोटल सीजीएसटी और टोटल एचजीएसटी जो है वो मिला के ये इतना ही आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वो इतना ही आ रहा है तो आपका इनवॉइस सही है। ठीक है, अब हम इन केस अदर स्टेट का ले लेते हैं। अदर स्टेट में सर हाँ जी सर ये चिप परचेज का ही आप एंट्री कर रहे हैं सारा? नहीं, ये सारे सेल की एंट्री वगैरह सारा सेल की एंट्री है। सेल के? अच्छा ये सेल की एंट्री सेल है। के जो भी आप सेल वन में ना, सारा वन में सारा जीएसटी के वन में ना? जी जीएसटीआर 1 में हो रहा है सारा। जीएसटीआर 1 में फर्स्ट कॉलम में फोर्थ वाले, और फोर्थ कॉलम में इसलिए क्योंकि ये रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। ठीक है ना, इनके पास जीएसटी नंबर है तो इसलिए रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। तो नॉर्मली गलती कहाँ होती है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपने जो चीजें एंटर करनी है, अब मैं अदर स्टेट में सेल कर रहा हूँ। ठीक है ना, अदर स्टेट में मैंने सेल कर दिया, सेम इनवॉइस में काटता हूँ। इस बार मैं इनवॉइस नंबर 4 ले लेता हूँ। इसकी डेट में 4 तारीख ले लेता हूँ। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो हो जाएगी इसकी सेम हो जाएगी 3580। हिमाचल प्रदेश ऑटोमेटिकली आ गया, लेकिन इस बारी यहाँ पे सारा आईजीएसटी के अंदर आएगा। ठीक है ना, इस बारी सारा आईजीएसटी के अंदर आएगा। ये चीज चेक करिए। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास इनवॉइस जब आप बनाते हैं तो इनवॉइस में काफी सारे आइटम्स होती हैं, तो उसमें कभी कभी कैलकुलेशन करने में हमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आप जब ब्रेकअप कर रहे होंगे, अगर आपने सपोज 1000 रुपए तो यहाँ पे लिखा, लेकिन यहाँ पे टैक्स जो है आपने 280 की जगह 300 कर दिया टाइप करते वक्त। वैसे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है टाइप करते वक्त, या फिर 1000 की जगह आपने यहाँ पे 900 कर दिया उस आइटम को। ठीक है ना, तो ये टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। आप उसको सेव भी कर दोगे। ठीक है ना, और ये सेव भी हो जाएगा। ये देखिए ये सेव भी हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपको जो चीज चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि आपने इस पार्टी को 2 इनवॉइसेस काटे। वो 2 इनवॉइसेस पे यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप इस 2 पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो टोटल अब आएगा इस इनवॉइस का, फोर्थ वाले इनवॉइस का, वो टोटल जो है वो मैच नहीं होगा अगर आप चेक करेंगे। देखिए टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 2900 और आईजीएसटी कितना आ रहा है 552। तो अगर आप उसको चेक करेंगे 2900 प्लस 552 तो वो बनता है 3452 टोटल इनवॉइस वैल्यू। लेकिन यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है 3580। देखिए ये बिल आपको एक्सेप्ट हो जाएगा जीएसटी में, आप रिटर्न भी फाइल कर दोगे, लेकिन ये एरर जो है ये आपको बाद में दिखाई देगा, क्योंकि उस समय जो आपके टोटल जो आप बिल की एंट्री कर रहे थे, जैसे ऑनलाइन जो भी आप बिल की एंट्री कर रहे होते हैं, तो उसमें कभी कभी ये चीज स्किप हो जाती है, ये ध्यान भी नहीं देती है। तो हम लोग नंबर्स जो है वो गलती से कुछ और टाइप कर देते हैं, 1000 की जगह 900 कर दिया या 1000 की जगह 10,000 कर दिया, तो कुछ वो मिस्टेक नॉर्मली हो जाती है। तो आपने हमेशा इसको चेक जरूर कर रहे हैं कि जो आप एंटर्स कर रहे हो बिल वो सारे सही भी है या नहीं है। अगर आपको ये उसी वक्त फिगर आउट हो गए तो आप यहाँ पे जाके एडिट कर लीजिएगा। अगर डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे एडिट करेंगे तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये बिल ओपन हो जाएगा जो आपने गलत टाइप करा था। यहाँ पे आपने 900 कर रखा था, तो यहाँ पे इस बार आप क्या कर देंगे 1000 रुपए। ठीक है ना, तो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली सही कैलकुलेट हो गया। आप इसको सेव कर देंगे तो ये फिर से सेव हो जाएगा। देखिए सेव होने के बाद प्रोसेस हो गया रिकॉर्ड, आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो सही आ रही है। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू प्लस आईजीएसटी अगर प्लस करेंगे तो टोटल इनवॉइस वैल्यू सही आ रही है। ठीक है ना, अब ये था बेसिकली आपका सेम स्टेट में और अदर स्टेट में रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए।
ठीक है ना। अगर अब आपको ये चेक करना है कि आपने टोटल इनवॉइस कितने बनाए, तो यहाँ पे देखिए 4 शो हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपको ये चेक करना है कि आपने टैक्स भरना कितना है, ठीक है ना, तो या तो आप इस पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करके एक एक हाथ से कैलकुलेट करते रहिए। देखिए जो स्मॉल यूजर्स होते हैं उनके इनवॉइसेस कम होते हैं, वो 10 या 15 ही होते हैं, लेकिन जो लार्ज यूजर्स होते हैं उनके इनवॉइसेस ज्यादा होते हैं, तो वो इसके अंदर जाके कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे बिलो सबसे बॉटम में आना है, यहाँ पे आपने करना है जनरेट समरी, ठीक है ना। जनरेट समरी जब आप करेंगे तो ये समरी आपकी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा आएगा, थोड़ी देर बाद रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश आपने जो करना है वो यहाँ से करना है, ठीक है ना। यहाँ से जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये स्टेटस जो है, ये स्टेटस चेंज हो जाएगा, ये नॉट फाइल्ड की जगह रेडी टू फाइल आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको ये चेक करना है कि अब आपकी रिटर्न बन चुकी है तो टैक्स कितना भरना है, तो आप प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक करिएगा। प्रोसीड टू फाइल समरी में अगर आप चेक करेंगे रजिस्टर्ड यूजर यानी कि फोर्थ वाला कॉलम हम भर रहे थे, उसके अंदर टोटल इनवॉइसेस वैल्यू जो है वो 8,000 रुपए की है, और टोटल टैक्स जो है वो हमने इतना भरना है, यानी कि 630 रुपए आईजीएसटी के अंदर भरना है, 315 सीजीएसटी में और 315 एचजीएसटी के अंदर। सर ये जो जनरल समरी फाइल करने के पहले आपने जो रजिस्टर्ड यूजर के लिए एंट्री कर लिया, उसको भी एंट्री नहीं, जैसे आपने कहा कोई कोई जिसका बहुत सारा बिल्स होता है, कोई कम बिल वाला एंट्री कर लिया एक एक करके, इसका बहुत सारा बिल्स, वो इतना एक एक एंट्री ना करके सिर्फ जनरल समरी कर देगा तो जितना सारा बिल्स है उसको ऑटोमेटिक आ जाएगा क्या उसका हाँ, सिस्टम? वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो ऑफलाइन टूल के अकॉर्डिंग मगर करना होगा। सपोज अगर आपके सेल के अगेंस्ट आपका 1,000 बिल्स हैं अगर आपको, तो अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते हैं, देखिए जो 1,000 बिलों की इनवॉइसेस काट रहे हैं वो हमेशा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेगा ही करेगा। तो आजकल के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जैसे टैली हो गया, बीजी हो गया, तो वो आपको जैसे ही रिटर्न आपकी बनती है, महीना खत्म होता है, तो वो आपको एक फाइल जनरेट करके दे देता है, जेसन फाइल जिसको बोलते हैं। उस फाइल के लास्ट में जेसन लिखा होता है, वो जेसन फाइल आप सीधा ऑफलाइन में जाके उसको अपलोड करेंगे तो आपके सारे बिल्स जो हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर वहां से नहीं आपको फाइल मिलती है तब आप रिटर्न ऑफलाइन टूल डाउनलोड करके अपनी हर एक्सेल को उसके अंदर इंपोर्ट करेंगे, फिर जाके वहां से जेसन फाइल जनरेट होती है। ऑफलाइन टूल में भी बताऊंगा आगे, अभी मैं सिर्फ ऑनलाइन वाला बता रहा था। लेकिन अगर आपको ये चेक करना है कि टोटल टैक्स कितना देना है, किसमें कितना देना है, तो आपके पास वो समरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। वो समरी आप लास्ट में भी चेक कर सकते हैं कि आपने 8,000 रुपए के टैक्सेबल वैल्यू के बिल काटे हैं, इसमें 630 आईजीएसटी के अंदर भरना है और 315 सीजीएसटी के अंदर। सर अगर मैं कोई आइटम सर ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ सर, तो मुझे कौन से कॉलम में दिखाना होगा सर? हाँ, वो भी बताता हूँ, अभी कॉलम आ रहे हैं आगे, अभी इसमें बहुत कॉलम है, ठीक है। तो ये था रजिस्टर्ड यूजर्स वाला, ठीक है ना। अब हम आते हैं अनरजिस्टर्ड यूजर। अनरजिस्टर्ड यूजर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि उनके पास जीएसटी नंबर तो बेसिकली नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी आप किसी पार्टी को अगर आप कंज्यूमर को बिल काट रहे हैं, कोई भी सामान बेच रहे हैं, तो उसके पास जीएसटी नंबर जब है नहीं तो आप सिर्फ नॉर्मल जीएसटी लगा के उसको बिल दे देंगे, ठीक है ना। और वो कहता भी नहीं कि हमारा जीएसटी नंबर लिखो, क्योंकि उसके बाद होता ही नहीं जीएसटी नंबर, तो इसलिए उसे अनरजिस्टर्ड यूजर्स कहते हैं। तो अनरजिस्टर्ड यूजर्स में बेसिकली क्या होता है, वो आता है B2C के अंदर, ठीक है ना। वो इसको बोलते हैं B2C अदर। ये दोनों कॉलम भी बता रहा हूं मैं, ये B2C के अंदर आता है। B2C में एंट्री कैसे करनी होती है वो मैं आपको बता देता हूं। B2C में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एक कंज्यूमर को एड ऑन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको लमसम वैल्यू में उस अमाउंट को डालना है, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पे आपने अनरजिस्टर्ड यूजर जो है ये वाले अनरजिस्टर्ड यूजर्स को सेल करी, आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया होगा अप्रैल का पूरा। तो जब आप उसको रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे होंगे तो आप नॉर्मली कैसे रिकॉर्ड करोगे, या तो उस पार्टी का नाम लिख दोगे सिंपल, या फिर कंज्यूमर लिख दोगे, अनरजिस्टर्ड लिख दोगे, जीएसटी नंबर उसके बाद नहीं होगा, ठीक है ना। तो जीएसटी नंबर वाला कॉलम तो वैसे ही ब्लैंक हो जाएगा उसमें, और यहाँ पे B2B की जगह B2C लिख दोगे आप, ठीक है ना। और वो विद इन द स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है वो आप वहां पे साथ में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ जाता है। और बाकी सारी जो चीजें हैं वो वैसी ही रहेंगी कि 5% वाली कर रही है तो आइटम रेट टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, उस पर टैक्स कितना लगा है। तो सेम अनरजिस्टर्ड यूजर वाले केसेस में क्या होगा कि अगर आपने इस पार्टी को सेल करा है तो आप
यहाँ पे जो हमने अभी B2B वाला देखा था, यहाँ पे वो वाला सेक्शन नहीं होता, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन ये इजी भी होता है। यहाँ पे आपने सिर्फ टोटल लिखना है। हरियाणा आपने सिलेक्ट कर लिया है, हरियाणा के अंदर टैक्सेबल वैल्यू आपने कितनी सेल करी, 1000 रुपए की, ठीक है ना, और रेट कितना था 5%, तो 25-25 आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, ये आपने सेव कर देना, ठीक है। सेव करके आप बैक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डिटेल है वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। देखिए ये आपने एक इनवॉइस काटा था अनरजिस्टर्ड को, लेकिन यही अगर आपने 100 इनवॉइस काटे होते अनरजिस्टर्ड को हरियाणा के अंदर ही 5% वाले, तो आपने क्या करना है, उसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल करके टैक्सेबल वैल्यू वो लिखनी है आपने, ठीक है। सपोज मैं यहीं पे एग्जांपल दे देता हूं, जैसे पहला इनवॉइस था 1000 रुपए का, 5% वाला था, लेकिन 5% के अगेंस्ट हमने 3 बिल और काट दिए या 2 बिल और काट दिए, तो ये टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बारी, 3000, ठीक है ना। तो 3000 यहाँ पे कर देंगे और 3000 में आपका स्टेट और जीएसटी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। देखिए इसके अंदर आपको कोई जीएसटी नंबर नहीं भरना है, कोई पार्टी वेरिफिकेशन नहीं करनी है, सेम फिर आपका जो होगा वो आपका होगा 3 आपने इनवॉइसेस काटे थे अनरजिस्टर्ड यूजर के 5% वाले हरियाणा के अंदर, तो बस आपने टोटल वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है और उसको सेव कर देना, पता नहीं कौन प्रकाश, ठीक है, बस ये ऐसे सेव हो जाएगा। अगर आपने 5% वाले अदर स्टेट के काटे हैं तो आपने इस बारी स्टेट जो है वो अलग सेलेक्ट कर देनी है। सपोज आपने दिल्ली में काटे हैं तो यहाँ पे दिल्ली आप लिखेंगे, तो यहाँ पे 5% आप जब सेलेक्ट करेंगे तो वो आईजीएसटी के अंदर आ जाएगा। देखिए उसके अंदर सीजीएसटी जैसे आ रहा था, ये आईजीएसटी के अंदर आ जाएगा। तो दिल्ली वाला जो है फिर आप उसको सेव करेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की सेल जो है वो 5% की है, दोनों अनरजिस्टर्ड यूजर्स हैं, लेकिन दोनों की स्टेट जो है वो अलग अलग है। तो इसीलिए ये जो कंफ्यूजन हटाने के लिए स्टेट वाला कॉलम दिया है वो इसीलिए दिया है कि आपने अगर कोई माल सेम स्टेट में बेचा है तो सेम स्टेट का भर दीजिए टोटल करके, पूरे महीने का टोटल करके, और अगर अदर स्टेट में बेचा है तो अदर स्टेट में टोटल करके भेज दीजिए। टैक्स रेट जो है वो अलग अलग, मतलब सेम दिखेगा लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में दिखेगा। अब सपोज आपने 12% वाली सेल करी विद इन द स्टेट के अंदर, तो आप विद इन द स्टेट में क्या करोगे, आप हरियाणा ही सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप स्टेट्स कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं टैक्सेबल वैल्यू 1000 ही ले रहा हूँ, लेकिन इस बार टैक्स का रेट जो है वो 12% हो जाएगा, 12% के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट हो गया 66। तो 12% आपका हरियाणा के अंदर वो कुछ इस तरह दिखाई देने लगेगा। तो 12% की जितनी भी सेल करेंगे वो 12% में प्लस हो जाएंगी, मतलब आपको अलग अलग मेंशन करने की जरूरत है और अलग अलग मेंशन भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो सेम यही चीज है इसके अंदर, और B2B में फर्क सिर्फ होता है कि जीएसटी नंबर नहीं चाहिए और टैक्स रेट जो है उसका टोटल हो जाएगा। टैक्स में जो है था कोई भी अगर विद इन द स्टेट में करिए तो उनका टोटल आपने पहले लिखा, जैसे कि B2B में जब हमने किसी पार्टी को सेल करा था, अगर 3 आइटम में सेल करी थी तो 3 आइटमों का टोटल करके हम एक ही के अंदर लिख रहे थे, लेकिन इसके अंदर आपको अलग अलग बाइफरकेट करना है। अगर आपने आउटसाइड स्टेट या विद इन कोई और स्टेट में, सपोज चंडीगढ़ के अंदर आपने 18% वाली सेल करी है तो आपने चंडीगढ़ सिलेक्ट करके 18% लिख के सेव कर देना। देखिए ये जो भी आप इनवॉइसेस काट रहे हैं उसका मैनुअल रिकॉर्ड अगर आप बनाओगे तो मैनुअल रिकॉर्ड में इन चीजों का टोटल करना या जो भी बाइफिकेशन करनी है वो आपको आनी चाहिए, मतलब वो आपको ये चीजों का पता होना चाहिए कि ये जीएसटी 1 में, जीएसटीआर 1 में भरने के लिए ये सारी चीजें जो है वो चाहिए होगी। आप नॉर्मली क्या करोगे, आप तो एक इनवॉइस काट दोगे, इनवॉइस में आपने लिख दिया कि हाँ 5% की जो सेल है वो इतनी थी, लेकिन आपने कोई इनवॉइस काटा 12, 18, 28 वाला किसी एक पार्टी को अनरजिस्टर्ड यूजर को, तो उसमें आपने आइटम्स तो मेंशन कर दिए, लेकिन जीएसटीआर 1 में ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग मेंशन होती है। अनरजिस्टर्ड यूजर, रजिस्टर्ड होता तो सारा एक साथ आ जाता, अनरजिस्टर्ड में अलग अलग होता। तो जो भी आप मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो उसमें ये चीजें आपको, ये डाटा जो है आपको सही मेंटेन करना है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो नॉर्मली सही मेंटेन हो जाता है, लेकिन अगर कोई एक्सेल में मेंटेन कर रहा है या मैनुअल कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये था आपका B2C वाला। यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ये था B2B और ये था B2C, दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि इसमें जीएसटी नंबर होता है, इसमें जीएसटी नंबर नहीं होता है। तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
सर आगे जैसे बढ़ते हैं। आपने एक अभी पूरा प्रोसेस किया और डेटा को सेव भी कर लिया और प्रोसेस टू फाइल पे चले गए जीएसटी के लिए, तो कहाँ तक के इसमें और फिर बाद में आपने B2C में भी चेंज किया, कहाँ तक इसको हम करें कि उसके बाद में अपन लास्ट ताकि B2 प्रोसेस टू फाइल करें उसके बाद में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ प्रोसेस ऐसा कुछ है क्या इसमें कि भी आप उसके बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे? नहीं नहीं, जब तक आप फाइल नहीं कर देते, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते, उससे पहले आप जो मर्जी चेंजेस करिए। अच्छा, ओके। ठीक है ना, उसके पहले आप जो मर्जी चेंजेस करें। रिटर्न रिवाइज हो जाती है क्या 1 महीने बाद? नहीं, रिवाइज तो नहीं होती। रिवाइज नहीं होती सर। एक बार हो जाए तो वो पैक हो जाती है। हाँ जी, वो पैक हो जाती है। अब देखिए, जैसे कि B2B में मैंने अभी जब इनवॉइसेस भर दिए थे, अगर आपको चेक करना है कि टैक्स इतना ही देना है, लेकिन जब B2C का आप भरोगे तो टैक्स थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, जनरेट समरी करूंगा मैं, जनरेट समरी में रिफ्रेश करूंगा मैं, फिर से लिखा आ जाएगा रेडी टू फाइल। अब प्रोसीड टू फाइल में जाऊंगा जब मैं, तो ये देखिए यहाँ पे 8,000 जो आ रहा है वो B2B का आ रहा है, ये देखिए B2B रेगुलर का आ रहा है, लेकिन B2C जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। B2C अदर्स जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऊपर वाला अगर आपको IGST में चेक करना है कितना टैक्स भरना है, 630 रुपए ये हो गया और 230 रुपए ये हो गया। तो अगर आपको टोटल करना चेक देखना है तो टोटल आपके पास जो है वो 860 रुपए आपने IGST में भरने हैं, 450 रुपए GST और IGST में भरने हैं। तो आप अपनी बुक्स का टैक्स जो है जब आप चेक करेंगे, टैक्स का कोई फिगर आपने रफली बनाई होगी, तो वो आपकी टैक्स की फिगर जो है वो मैच होनी चाहिए इससे। सर एक चीज और बताओ, जैसे अपने कैश का बिल काट सकते हैं अदर स्टेट में नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को? जी हाँ, काट सकते हैं उसको। मान लो अपने पास आईजीएसटी की जैसे कोई क्लेम मिला हुआ, उसको सेट करने के लिए उसका काट दो, कोई दिक्कत तो नहीं होती उसमें? नहीं नहीं, वो आप काट सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है वो बिल जो है वो 1.5 लाख से कम का होना चाहिए। हाँ नहीं वो तो है ये सर, ये बस ये करें ताकि आईजीएसटी इनपुट ले लेना उससे। हाँ, 1.5 लाख से कम का होना चाहिए और 50,000 से ज्यादा का है तो ई-वे बिल आपको जनरेट करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है, ई-वे बिल भी आप आ रहा है। यहाँ तक और किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर जैसे एक सर कोई पार्टी है जैसे वो अपना गोल्ड का काम करती है, गोल्ड सेलर है रिटेल का जी, तो वो 75,000 रुपया कैश का बिल काट सकता है? 75,000 कैश का बिल काट सकता है, एक पार्टी को काट सकता है मतलब। एक पार्टी, फिर वो ईवी बिल भी काटना पड़ेगा उसके अंदर? नहीं, उसमें ई-वे बिल की कंडीशन होती है कि जो आप उसमें एड्रेस भरोगे वो एड्रेस अगर 50 किलोमीटर से ज्यादा का है तब तो आपको ई-वे बिल काटना ही पड़ेगा। अच्छा मान लो वो पार्टी तो अच्छा ठीक है, वो अगर देखो गोल्ड तो ऐसा है ना जैसे 10 ग्राम लिया वो 1 लाख का हो जाता है जी, वो तो शॉप पे बैठ के परचेज कर लेता है, वो कैश का बिल फिर इसमें वो लेकिन एड्रेस लेके तो। कहाँ जाए? नहीं देखिए, कोई भी आएगा वो तो शॉप पे बैठ के ही परचेज करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वो घर बैठा ऑर्डर करेगा और आप वहीं से बिल भिजवा हाँ दो। पर मान लो वो अबव 50 किलोमीटर का। हाँ, लेकिन अगर उसका घर का ओरिजिनल एड्रेस जो है वो 50 किलोमीटर से दूर का है तो ई-वे बिल काटना जरूरी मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर इन बिटवीन अगर वो किसी ने भी उसको ट्रैक कर लिया, अगर वो पकड़ा गया तो वो आपकी फर्म का बिल दिखाएगा और सीधा आपकी फर्म पे जीएसटी वाले खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई क्या काम कर रहे हो, वो आपका पूरा ऑडिट कर देंगे। अच्छा फिर अनरजिस्टर्ड हो तो भी सर हो जाता है जी ये? हाँ, अनरजिस्टर्ड में भी हो जाता है। आप बिल तो दोगे ना उसको काट के? हाँ बिल तो काट के देंगे, तो फिर मान लो बिल कैश में का तो बिल काट आपका के दे दिया, तो कैश में भी जीएसटी नंबर तो आपका होगा ही ना। हमारा होगा पर सामने वाला जो परचेज करके ले गया वो हमारे को पता कौन ले गया जी? देखिए, आप तो वो बातें कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता मैंने किसको बेचा। आप अगर 1 लाख का सामान किसी को बेच रहे हैं या 50,000 का बेच रहे हैं तो आप उससे 2-4 बातें तो पूछोगे ना कि हाँ कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, मतलब कहाँ लेके जाना है, अब ये बातें तो पूछोगे ना। अरे वो और तो अगर है ही नहीं, है। अगर आप वैसे अगर आप शर्मा रहे हैं, कुछ नहीं है, नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये मैंडेटरी है आपको पूछना कि आप जिस बिजनेस में आप जब भी किसी को सेल कर रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है कि ये माल इतना सारा लेके जा रहा है, कहाँ लेके जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली देखिए कैश के बिल में भी एड्रेस तो लिखता ही आदमी। अगर राम को बेचा तो राम तो आप लिखोगे नहीं, उसका कम से कम घर का एड्रेस है, कोई स्टेट तो लिख ही दोगे ना कि हरियाणा में लेके जा रहा है या पंजाब में लेके जा रहा है। कुछ तो एड्रेस, हाँ, तो उससे ऑटोमेटिकली वो बाइफिकेट हो जाता है वो सारी चीज, ठीक है ना। तो आपको आधी चीजें वहीं से ट्रैक होती है। Sir, I have one question, sir. Yes, sir. So, see, file nil file. Okay, so when it will be open, nil is registered.
अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने नील फाइल करनी है तो आप नील फाइल कैसे कर सकते हैं? अगर नील फाइल में देखिए आपने कोई भी रिकॉर्ड यहाँ प्रोसेस नहीं करना है, कोई भी रिकॉर्ड या कोई एंट्री नहीं करनी है और सीधा जनरेट समरी करके प्रोसीड टू फाइल समरी कर देना है। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है। और सेकंड ऑप्शन, अब इन्होंने नया एक कॉलम दे दिया है जहां पे आप इस पे क्लिक करेंगे, फाइल नेम JCR1, तो इस पे क्लिक करके सीधा आपका प्रोसीड टू फाइल पे चला जाएगा। No, that's fine. What I'm telling, sir. See, could you please click on the 4 invoices? Could you please click on the 4 invoices? Yeah. And come down. See, we have taken 4 invoices. Okay. So, whether we need to make the tax or we no need to make the tax. No, we have to make the tax. If you had received any tax amount from this party, Okay. you have to pay the tax and you have to mention the tax in that in that column. So, what about the threshold? Like how some people are doing, they're entering the invoices and they're not making the tax. So, how it is happened? Yeah, that is they are not doing taxable amount items. Okay. ओके, देखिए मैं इस बारे में आपको बाकी सबको भी मैं बता देता हूँ कि आप जब कोई जीएसटी नंबर लेते हैं तो जीएसटी नंबर में मैंने आपको बताया था कि आपको ये पता होना जरूरी है कि आप HSN जो ले रहे हैं वो HSN से आपको ये बात पता चलेगा कि उस HSN में कितना टैक्स का रेट आ रहा है, ठीक है ना। कईयों में 0 होता है, कईयों में एग्जम्पशंस होती हैं। तो देखिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, सपोज अगर आप कोई एनिमल्स वगैरह बेच रहे हैं, जैसे कोई फूड प्रोडक्ट्स हैं, आपके वेजिटेबल्स हैं, ठीक है ना, कोई दाल, शुगर, ये सारी चीजें बेच रहे हैं, ये जो चीजें हैं ये जीएसटी एग्जम्पशंस पे आते हैं। इसके ऊपर जो टैक्स रेट होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। आप अपने जब जीएसटीआर की रिटर्न भरेंगे तो जीएसटीआर की रिटर्न में आपको ये चीज तो दिखानी है कि आप सेल कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं दिखाओगे, ठीक है। जीरो में आ जाएगा ना वो तो। जी, वो 0 में आ जाएगा। और सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो सर्विसेज में एग्रीकल्चर सर्विसेज होगी या गवर्नमेंट होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, तो वो 0 में आ जाएगी। अच्छा। इसका मतलब इसका जीएसटी नंबर लेना जरूरी है जो जीरो टैक्स फ्री आइटम पे सेल कर रहा तो। जी बिल्कुल, अगर आप 1 करोड़ का काम कर रहे हैं लेकिन आपकी जो आइटम है वो ये है ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल या मेडिकल वाली आइटम्स हैं अगर आपकी, ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप सरकार को बताओगे नहीं कि 1 करोड़ रुपए हमारे पास कहाँ से आया है, ठीक है ना। आपको जीएसटी नंबर तो फिर भी लेना पड़ेगा और उसमें आप बताओगे कि हमने इतनी सेल करी है लेकिन ये आइटम जो थी वो एग्जम्पशन थी, जीएसटी की एग्जम्पशंस में आएगी आइटम, तो इसलिए हमने कोई टैक्स ना कलेक्ट किया, ना ही कोई टैक्स हम पे करेंगे, ठीक है। सर सपोज अब B2B में रजिस्टर्ड पर्सन को अगर 2 से ज्यादा क्वांटिटी बेचा तो वो एक ही डेट में एक ही पार्टी को, तो वो कैसे करेंगे, क्वांटिटी कैसे करेंगे? हाँ देखिए, अगर कोई भी पार्टी को अपनी कोई बिल काटा तो मैंने यहाँ पे बताया ना कि एक ही दिन में आप कह रहे हैं 2 से ज्यादा क्वांटिटी बेचा, हाँ अभी कह रहे हैं ना, तो जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो आपने इनवॉइस कितने बनाए, 3 बनाए या 1 बनाए? एक बनाए। हाँ 3 बनाए तो यहाँ पे 3 एंट्रीज हो जाएंगी। हाँ एक एंट्री में बता रहा हूँ। अगर एक ही इनवॉइस में 3 आइटम्स बनाई हैं तो वो आपको इस तरह दिखाई देगा। हाँ नहीं मतलब रेट भी सेम होगा, ऐसा आइटम की रेट भी सेम है, 3 क्वांटिटी बेचा। हाँ तो 5% वाली आइटम में वो सारा उसके अंदर आ जाएगा ना, मतलब सिर्फ वैल्यू बढ़ेगा, क्वांटिटी का जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सिर्फ वैल्यू बढ़ेगा। बताना जा रहा है कि यहाँ पे वैल्यू आएगी, क्वांटिटी नहीं आएगी इसमें। नहीं क्वांटिटी भी आएगी अभी, ये सारी चीजें भी आती जाएंगी। आपने जो रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आएगी, सही कह रहा हूँ। हाँ यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आएगी। सपोज यहाँ पे आपने 5% के अंदर 3 आइटम बेची, ठीक है ना, तो यहाँ पे उनका टोटल टैक्सेबल वैल्यू आएगी। एक ही रेट में अगर आप 3 आइटम बेच रहे हो तो उनकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू आएगी, ठीक है ना। सपोज आप कोल्ड ड्रिंक्स में काम करते हैं, अगर आपने माजा भी बेची, पेप्सी भी बेची, फैंटा भी बेची, सारी जो है 18% के अंदर की, ठीक है ना, तो आप 3 या तो अगर इनवॉइस काट लीजिए तीनों के अलग अलग, या फिर आप एक इनवॉइस के अंदर तीनों आइटम दिखा देंगे, तो 18% के अंदर जब उसको एंटर करेंगे तो 18% में उन तीनों की टैक्सेबल वैल्यू प्लस करके यहाँ पे शो करनी है, ठीक है ना, चाहे वो आइटम में अलग अलग हो, ठीक है। क्लियर हो गया?
हाँ सर क्लियर। और किसी का कोई डाउट? सर अभी यहाँ पे अभी मैं सोलर का प्रोडक्ट देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे B2C में देना, ठीक है। अभी लेकिन उनका ट्विटर करीब मेरे हिसाब से करीब मेरे लोकेशन से करीब 80-90 किलोमीटर होगा, यानी 50 किलोमीटर से ऊपर प्रोडक्ट रेंज मेरा 10.5 लाख का प्रोडक्ट। तो उनको B2C में जाना है उनको, ठीक है। तो अभी उनको एक B2C में भी देना है, उनको एक B2B में भी देना है, मतलब उनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनका अपना घर भी है, ठीक है। उनको एक सेट में B2C में दूंगा, सिर्फ 10 लाख का ही वैल्यू है। एक बिल उनका B2C के नाम पे जाएगा और एक B2B उनका जो ऑर्गेनाइजेशन उनके नाम पे जाएगा, ठीक है। लेकिन लोकेशन सेम ही है, ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर के करीब ही होगा। तो उनको दोनों पार्ट में मुझे ईवे बिल दोनों पार्ट में देना होगा ना उनको अलग जी अलग। हाँ, जी हाँ, दोनों पार्ट पे 2 अलग अलग ईवे बिल कटेगी, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की आइडेंटिटी जो है वो अलग अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन सामान अगर एक ही सेट में चला गया तो कोई इश्यू नहीं है ना इसमें? तो सामान तो आप एक ही सेट में दे दीजिए, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी आप अलग अलग है तो अलग अलग ईवे बिल कटेंगे। अच्छा, ईवे बिल 2 जनरेट कर देना पड़ेगा ना? हाँ जी, ठीक है ठीक। हेलो, जी हाँ जी, बोलिए। ये B2C का बोल रहे हो ना, ईवे बिल जनरेट करना होता है, बट उसमें GST नंबर नहीं होगा तो भी चलता है क्या? हाँ जी हाँ, वो चलता है। वो आपने वहाँ पे ऑप्शन आती है अदर्स बोल के, आपने अदर्स में सिलेक्ट करना है। ओके, अदर में सिलेक्ट करके बाकी जो डिटेल्स वो डालनी है सिर्फ। जी बिल्कुल। ओके ओके। पर एक मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ईवे बिल जरूरी क्यों होता है, इसका क्या पर्पज है? देखिए, ईवे बिल जरूरी इसलिए होता है कि कोई भी माल आप किसी को बेचते हैं तो वो माल देखिए उड़ के तो जाएगा नहीं पहली बार, ठीक है ना, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब वो माल जाता है तो रोड पे कहीं भी वो जा रहा होता है, तो वो मतलब उसके अंदर क्या होता है कि अगर वो कहीं भी पुलिस वाले जैसे चेकिंग करते हैं कि ये जो ट्रक आ रहा है, इस ट्रक के अंदर कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो इलीगल है हमारे देश में, ठीक है ना, या कोई ऐसी आइटम तो नहीं है कि जो मतलब सेल नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ स्टेट्स में कुछ आइटम्स होती है जहाँ पे आप वहाँ पे सेल नहीं कर सकते। सपोज जैसे गुजरात स्टेट है तो वहाँ पे जैसे आप ये लिक्विड वगैरह हो गए, दारू वगैरह हो गए, वो नहीं सेल कर सकते आप लोग, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि ईवे बिल जो होता है, ईवे बिल गवर्नमेंट के पास वो रिकॉर्ड भेजता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सामान बेचा है उसको, ठीक है ना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है सपोज स्टील के अंदर, ठीक है ना, आपने स्टील का बिल काट दिया, ट्रक में स्टील ही होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ट्रक में अगर सीमेंट भी निकल गया तब आपके ऊपर डायरेक्टली इंक्वायरी बैठ जाएगी कि आप सीमेंट कैसे बेच सकते हैं। एक तरह से इसको बोल सकते हैं सर, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना कि मैं इतने वैल्यू की ये मटेरियल यहाँ से यहाँ के लिए बुक कर रहा हूँ या बेच रहा हूँ। हाँ, और ये एप्लीकेशन हो गया कि हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं जी, और ये आइटम्स है उसके अंदर, उस ईवे बिल में ये आइटम्स है, ईवे बिल में आइटम्स भी मेंशन करनी होती है। मैं कोई भी कह रहा हूँ, अगर आपकी 20 आइटम्स अलग अलग हैं तो 20 आइटम्स अलग अलग मेंशन करनी होंगी आपको। सर सपोज ईवे बिल का एक टाइम फ्रेम होता है कि 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए होता है। सपोज कोई गाड़ी जा रही है, अगर किस रास्ते में गाड़ी तो मैकेनिकली चलती है, वो खराब हो गई और ईवे बिल हमारा बीच रास्ते में एक्सपायर हो गया जी, तो वो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्सपायर, जैसे सपोज 4 घंटे 5 घंटे, या कोई बॉर्डर क्रॉस करना है आपको, वहां पे गया तो बॉर्डर वाला बोला कि भैया आपको गाड़ी 3 घंटे पहले पहुंचनी थी और 3 घंटे एक्सपायर हो गया, तो उस केस में क्या रहते हैं सर कंडीशन? उसके अंदर ऑप्शन आ जाती है कि आपने ईवे बिल की डेट जो है आगे बढ़ानी है, एक्सटेंड करना है, तो ऑप्शन आती है। अभी ईवे बिल जब मैं सिखाऊंगा तो सारी चीजें भी आएंगी वहाँ पे। जी ठीक है सर, एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि अभी आपने बताया कि B2C में अगर सेल करते हैं तो B2C में अगर आउट ऑफ स्टेट सेल करते हैं तो उसका 1.5 लाख के आपने की लिमिट होना चाहिए। हाँ देखिए, ये कॉलम मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी मैंने सिर्फ ये और ये कॉलम बताया है। तो B2C की बात करें। B2C लार्ज इनवॉइसेस यहाँ पे आते हैं। ओके, अगर आप B2C के अंदर 1.5 लाख रुपए से ऊपर जो है वो बेच रहे हैं किसी को सामान B2C में, ठीक है ना, तो वो इनवॉइसेस जो है वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप B2C को एंट्री करोगे तो B2C की आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है,
ये कॉलम मैं अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं चाह रहा था कि यहाँ तक सारे रिवाइज करने पहले कि जो बताया है, क्योंकि यहाँ पे वो चीजें इनवॉइस वाइज चलती हैं। हेलो हाँ जी, सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में जीएसटी नंबर लेना कब मैंडेटरी है, मतलब टर्नओवर की लिमिट क्या है? देखिए 20 लाख तो है ही है। अगर आपका 20 लाख से ऊपर का काम होता है साल के अंदर, तो आपको जीएसटी नंबर लेना तो जरूरी ही है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के केसेस में लिमिट सेम है? जी, गुड्स में तो 20 लाख है, सर्विसेज में 40 लाख। ओके सर, ओके। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं कि जीएसटी नंबर लेना जरूरी इसलिए है कि उसमें आपको फायदा ही है। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा ना, लोग आपसे तभी सामान खरीदेंगे जब आपकी आइडेंटिटी सरकार के पास वैलिड होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो पुलिस आई थिंक गुड्स के केस में 40 लाख है, सर्विस के केस में 20 लाख है। मैं एक बार देख लेता हूँ दोबारा, क्योंकि मेरे देखिए नॉर्मली तो 20 और वही है, हाँ 20 और 40 है, लेकिन 40 बेसिकली पहले 40 था, अब अगर रिवाइज हो गई है। राइट, पहले 40 था, एक बार चेक कर लेता हूँ। गुड्स के केस में 40 था हो गया है, और सर्विस के केस में 20 लाख रुपीस हो गई है। हाँ ये देखिए ये 20 लाख है। देखिए अब स्टेट पे भी डिपेंड करता है ना कि स्टेट में आप कौन से स्टेट में काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप जैसे मणिपुर वगैरह हो गए, जैसे और कोई जो स्टेट्स हैं ये जो ये इस तरह पड़ती है नॉर्थ ईस्ट साइड, तो वहां पे जो जीएसटी जो होती है वहां पे एग्जेम्पशंस में आ जाती है। ओके, ठीक है ना, वहां पे लोग काम तो कर सकते हैं लेकिन जीएसटी नंबर लेते नहीं, और वो उनके लिए वैलिड भी नहीं होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट के अंदर आ रहे हैं। लेकिन नॉर्मली आप अगर मोटा मोटा लेके चले तो 20 लाख तो है ही है। 20 लाख तो है ही है नॉर्मली अगर आप लेके चले, और गुड्स के केसेस में 40 लाख। गुड्स के केस में वो आपसे बताया। राइट, हेलो, हाँ जी बोलिए। तो अभी हमने ये DSTR 1 जो फाइल करना है, इसीलिए हमने रिकॉर्ड तो कर लिया है, ठीक है। और अभी GST CB भी हमको जो फाइल करना है वो कर दे, उसके बाद हमको पता चलेगा हमको कितना पे करना है कैसे। आपने कुछ गलत फाइल कर दिया, आप ये कह रहे हैं ना, आपको तो एडिट करना है उसके अंदर, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं सर, मैं वो अभी सेल्स का जो बिल है वो अभी हमने पोर्टल पे डाल दिया है, ठीक है। और परचेस का फाइल भी हमको पोर्टल पे डालने के बाद हमको पता चलेगा कि हमको इतना जीएसटी भरना है। तो उस केस में आप नेक्स्ट मंथ ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, सेम मंथ नहीं कर सकते अगर आपने फाइल कर दिया है। नहीं, अभी मई चल रहा है, अप्रैल का करना है तो हमको 15 तारीख को ही पता चलेगा कि इतना टैक्स पे करना है। नहीं नहीं, आप पहले भी चेक कर सकते हैं। आपकी फर्म में वो बिल तो आएगा ही ना, माल तो आएगा ही ना, तो वो आपने वेरीफाई करना है ना। हाँ, वो वेरीफाई करना है, अगर वो सही है तो फिर आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो सही नहीं है तो आप अपना वो वाला बिल जो है वो होल्ड कर सकते हैं। देखिए जो सेल्स पे हमने किया और परचेस जो कहते हैं कि सेल्स और परचेस के बाद जो अमाउंट आती है वो टैक्स पे करनी होती है हमको। हाँ वो तो 3B में आती है वो केस। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, सपोज आपने 1 लाख रुपए का टैक्स भरना था, ठीक है ना, और 50,000 का आपको क्रेडिट मिला है या फिर आपको 25,000 का क्रेडिट मिला है, तो आप टैक्स कितना भरोगे? 75,000 ही भरोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं ये तो ज्यादा है टैक्स, हमें क्रेडिट ज्यादा मिलना चाहिए था, तो 2B वाला केसेस जो है वो अलग होता है, सेल वाले केसेस जो होते हैं वो अलग होते हैं। अगर सेल का बिल ही आपने गलत काटा है 1 लाख रुपए का, तो आपको यहीं पे रेक्टिफाई कर लेना है DSTR 1 भरने से पहले। सर लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि हमको पहले जानना है कि हमको कितना टैक्स पे करना है, तो अभी जान सकते हैं हम? नहीं नहीं अभी नहीं, DSTR 1 पहले आपको फाइल करना ही होगा। मतलब आप अपनी देखिए कोई भी अगर आप काम करते हैं या कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप रिकॉर्ड तो मेंटेन करोगे ही ना। हाँ, आप कोई भी रिकॉर्ड तो मेंटेन करोगे ना। रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि आपको रफली फिगर जो है अपने टैक्स की मिल जाती है कि ये आपका ये सारे जो है ये आपके सेल के बिल हैं और ये सारे हैं परचेज के बिल हैं, तो आप रफली फिगर या रफली अमाउंट तो निकाल ही सकते हो ना कि इतना टैक्स आपने भरना है। हाँ, ठीक है ना। तो बस वही चीज आपको ध्यान में रखनी है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, तभी आप DSTR 1 फाइल करिएगा।
सर GSTR 1 फाइल करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये कितनी टैक्स पे हमको करनी है, कि या परचेज 3B फाइल करने के बाद पता चलेगा हमको इतनी टैक्स पे करनी है, वो मैं पूछ रही हूँ। नहीं 3B में पता चल जाएगा, 3B फाइल करने से पहले आपको पता चल जाएगा। हाँ, GSTR 1 फाइल करने के बाद पता चल जाएगा इतनी टैक्स पे करनी है हमको। जी जी। ओके सर, थैंक यू। हेलो, ओके, हाँ जी बोलिए। अभी ये हम सेल बिल फाइल कर रहे हैं ना, तो उसकी कुछ लिमिट नहीं रहती ना कि इतने सपोज 500 बिल है तो 500 के ऊपर के बिल हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है क्या? हाँ देखिए, ऑनलाइन वाले में जो होता है वो स्मॉल यूजर्स के लिए होता है, जो लार्ज यूजर्स होते हैं उनके लिए ऑफलाइन टूल या फिर JSON फाइल जो होती है वो मेंटेन की होती है, मतलब वो उस बेटर होती है बहुत, क्योंकि यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते, आप एडिट उसी में ही कर पाओगे JSON वगैरह, क्योंकि जैसे अगर आप सपोज यहाँ पे 500 बिल अगर आप अपलोड कर देते हो या फिर आप उसके अंदर एंटर कर देते हो, लेकिन आप जैसे 600 बिल अगर आप कर दोगे तो 600 बिल के बाद आप इसको व्यू नहीं कर सकते। अभी जैसे हम व्यू कर लेते हैं ना, तो आप व्यू नहीं कर सकते, व्यू भी नहीं कर सकते और रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। जी जी जी, नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड आपको करना होगा ऑफलाइन टूल के अकॉर्डिंग, ऑफलाइन पे करना होगा। जी जी। ओके, अभी ना कुछ सपोज टैली में हम क्या करते हैं, इनवॉइसिंग करते तो डायरेक्ट पोर्टल में दिखता है ना। जी जी। हाँ, बट उसमें से अगर एक बिल है सपोज 25 लाख का बिल है, वो भूल गए इनवॉइसिंग करना, तो वो पोर्टल पे नहीं दिखेगा। हाँ वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ना, डाउनलोड डिटेल फ्रॉम इनवॉइसेस एक्सेल, ये आपको एक्सेल फाइल जनरेट करके दे देगा, जितने इनवॉइसेस इसके अंदर, ये सबसे बॉटम पे अगर आप आएंगे तो डाउनलोड डिटेल फ्रॉम इनवॉइस, ठीक है, ये आपको जनरेट करके दे देगा कि जितने भी इनवॉइसेस आपके यहाँ पे आ रखे हैं। बट एक इनवॉइस है मेरा, इनवॉइस नहीं हुआ उसका, तो पोर्टल पे नहीं दिखेगा ना। हाँ पोर्टल पे नहीं दिखेगा, तब आपको ऑफलाइन टूल यूज करना पड़ेगा ना, ऑफलाइन करना पड़ेगा। जी ओके ओके, उस केस में आप उस इनवॉइस को कैंसिल कर दीजिए, नई इनवॉइस इशू कर दीजिए, जी ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बट सामने वाली पार्टी अगर नहीं मान रही है वो लेने के लिए, तो मैं वो तो कोई नहीं, ये प्रॉब्लम जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ओके आप जो बता रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सारे जो भी हैं यहाँ तक उसको एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो होगा वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। एक छोटा सा इशू हो रहा था मुझे, डिस्कस करना चाह रहा था। इन दैट केस अगर जैसे GST अकाउंट फाइल कर दिया आपने, GST अकाउंट फाइल करने के बाद में अगर कुछ जो डेटा है, सेल का डेटा जो है वो 3B में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं? हाँ उसमें अमेंडमेंट होती है ना, अमेंडमेंट वगैरह करेंगे फिर हम, बिल्कुल। फाइल हो चुकी है, रिटर्न फाइल हो चुकी है GST अकाउंट, अब जैसे 3B फाइल करने जा रहे हैं अपन, 3B फाइल करने जा रहे हैं, उसमें सेल का जो डेटा था वो सेल्स डेटा जो था 3.1 जो कॉलम है वो कुछ भी नहीं शो नहीं हो रहा उसमें। नहीं ऐसा होता नहीं है, आपने फिर कुछ गलत फाइल किया हो। सो रिटर्न तो ऑलरेडी फाइल हो, बिल्कुल फाइल हो गई, तो ओके है, रिटर्न फाइल हो गई है, लेकिन आपने डाटा जो है वो गलत फाइल किया होगा, कॉलम कोई कॉलम जो है वो गलत फाइल डाटा किया। जो मतलब ऑडिट सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट हुआ है और सीधा वहां पे गया है और रिटर्न ओके है, मतलब सेल्स की। नहीं, या तो मुझे प्रैक्टिकली दिखा दीजिएगा, मैं देख लूंगा एक बार। No, sir. Actually, from the January to till later, and in between it was happening actually due to IMS updated. They introduced IMS, right? Invoice Management System. So that's the reason. हाँ देखिए वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन फाइल करने से पहले आप सारी चीजों को चेक ही तो करेंगे ना कि आपने सही चीजें सारी फाइल करी है नहीं करी है, ठीक है, तभी आप फाइल करिएगा। मैं यही बस ये मेरी यही कंसर्न था और कुछ नहीं, समझाने के लिए कि जब भी आप फाइल करने लगे तो आप डबल चेक कर लीजिए अपने हर डाटा को। ठीक है सर, वो जब प्रॉब्लम आएगा हम फिर शेयर करेंगे। कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं सारा। सर मैं आप जो बोल रहे थे वो GST रिटर्न के लिए वो आपसे मैं कब डिस्कस करूं? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, चलो ठीक है, ओके एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू।